हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, नागरिकता फंडामेंटल राइट्स का कौन सा है, पार्ट 2 है। कौन से बच्चे? पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है अपने टारगेट विद गुरुकुल चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से जाकर उस क्लास को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये स्पेशली क्लास जो रिकॉर्ड की जा रही है UPSI 2025 बैच के लिए ना। तो कल हम लोग ने शायद, मुझे याद आ रहा है कि कल हम लोग विशेषताओं पे पढ़ रहे थे ना। क्या पढ़ रहे थे? विशेषताएं। तो विशेषताओं में हमने काफ़ी विशेषताएं आपको बता दिए थे, जिसमें से मैंने कहा था कुछ विशेषताएं रह गई हैं, तो उन पे चर्चा करते हुए फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आइए उन्हीं को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आइए देखिए, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन जाएगा, ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो भारतीयों को प्राप्त है। हाँ, तो ये भी आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपसे पूछ लेगा, भारतीयों को प्राप्त फंडामेंटल राइट्स अधिकार। तो आपसे ये क्वेश्चन ये बन जाएगा बच्चे, तो आपको बताना पड़ेगा। चलिएगा, तो इस पहले क्वेश्चन को उत्तर बताइए कि भारत को प्राप्त फंडामेंटल राइट्स अधिकार कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है बेटा। तो ध्यान देना है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आर्टिकल कितना है? 15 है, 16। ध्यान दीजिए, आर्टिकल 15, 16, 19, उसके बाद आपका 29 है, और आपके बच्चे क्या इसी में आता है, आपका 30 आता है ना। ध्यान देना, 19 हो गया और 30 हो गया। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे आर्टिकल है सिर्फ किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपसे पूछेगा भारतीयों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और क्या है, 30 है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है, नागरिकों को अधिकार जो है वो ध्यान देना राज्य के विरुद्ध भी है बेटा। तो ध्यान है, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे कौन कौन से आर्टिकल है जो भारत प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, भारत भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त। तो बताइए, दोनों को प्राप्त फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसे कौन कौन से आर्टिकल है जो दोनों को प्राप्त है बच्चे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में क्या है? विधिक समझ समानता। तो कानून सभी की नजर में समान हो, चाहे विदेशी हो चाहे कोई भारतीय हो। तो ध्यान देना, आप लोग लिख सकते हैं आर्टिकल 14 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया। किसका हो गया? आर्टिकल कौन सा हो गया बच्चे? 14 हो गया। इसके बाद आपका 14 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 21 का हो गया। इसके अलावा बेटा जो 25 है आपका, तो उसके बाद 22 हो गया, 23 हो गया, 22, 23, 24, 25। और ये जितने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार बेटा सभी मिलेंगे, 25, 26, 27 एंड 28। तो ध्यान देना, ये सभी 28, तो अगर देखा जाए तो ये सभी ऐसे हैं जो क्या है, भारतीय और प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन कौन से आर्टिकल है जो सभी प्राप्त है, तो आर्टिकल 14 आप लोग को पता है, विधिक समझ क्या है, समानता है। आर्टिकल 20 में अपराध दोष सिद्धि है। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 22 में क्या है, आपके गिरफ्तारी संरक्षण है। 23 में क्या है आपका, जानते हैं, शोषण से विरुद्ध अधिकार है। 24 में क्या है आप लोग का, तो आप लोग को पता है क्या, बलात्श्रम है, बदुआ मजदूरी। 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है। 25 से लेकर 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है। तो इसमें जो भी अधिकारों का वर्णन किया गया है, इस आर्टिकल का लुप्त आपका विदेशी कोई व्यक्ति होगा वो भी लुप्त उठाएगा, और जो इंडियन होगा वो भी उठाएगा। मतलब भारतीय प्लस विदेशी दोनों ही इस आर्टिकल का लुप्त उठा सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि दोनों प्राप्त कौन कौन सा आर्टिकल है बेटा, तो आप याद कर सकते हैं। सिर्फ भारतीयों कौन सा प्राप्त आर्टिकल है बेटा, तो 15, 16, 19, 29, 30। इसका लुप्त सिर्फ वही लेगा जो इस देश का होगा, अर्थात जो क्या होगा, भारतीय नागरिक होगा। राइट, दोनों बातें क्लियर समझ आएंगी नहीं बच्चे? अच्छा, आपसे कहा जाए क्या फंडामेंटल राइट्स में दंड के भी प्रावधान है? क्या फंडामेंटल राइट्स में दंड के प्रावधान है? फंडामेंटल राइट्स में दंड का प्रावधान है? तो जी आप इसका उत्तर बताएंगे है, क्योंकि जब आर्टिकल आप क्या पढ़ेंगे बेटा, आर्टिकल 17 क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 17, तो इसमें क्या दिया बच्चे, अस्पृश्यता
का अंत, तो अस्पृश्यता का अंत है। तो इसमें क्या हुआ, इस आर्टिकल को प्रबल बनाने के लिए संसद ने क्या बना दिया, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बनाया। क्या बनाया, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 है। और जिसके तहत कहा गया अगर कोई भी छुआछूत का उल्लंघन करता है तो उसमें क्या है, 2 सजाएं है बेटा। एक तो क्या है, कारावास है, सॉरी गाइज फोन आ गया था। चलिए, तो देखिए अस्पृश्यता अधिनियम 1955, तो इसमें यह कहा गया है अगर कोई भी छुआछूत का उल्लंघन करता है बेटा तो उसमें क्या है, 6 मंथ का, क्या बेटा है, 6 मंथ का कारावास है। तो ये 6 महीने का कारावास हो गया, नहीं हो गया, मतलब दंड का प्रावधान है। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं वो डिपेंड करेगा कुछ न कुछ, क्या है बेटा, आपका जुर्माना भी है। क्या है, जुर्माना भी लग सकता है। तो आपको अगर कहा जाए तो फंडामेंटल राइट्स में क्या है, दंड का भी प्रावधान है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले बेटा कौन से ऐसे अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कुछ मूल अधिकार ऐसे बताइए जो राज्य के विरुद्ध है, तो ध्यान देना बेटा, कुछ फंडामेंटल राइट्स राज्य के विरुद्ध है। तो राज्य के विरुद्ध कौन है बच्चे, तो अगर राज्य के विरुद्ध कहा जाए तो आर्टिकल 15 और 16, आर्टिकल 15 एंड द आर्टिकल 16 को हम लोग क्या मानते हैं, तो ये ध्यान देना है, राज्य के विरुद्ध मानते हैं। क्यों मानते हैं कि आर्टिकल 15 में भी जो बात की है, आर्टिकल 16 में जो बात की है ना, ये बार बार राज्यों के कार्यों में क्या रखती है, अड़चन डालती है। अब हमने आपको कल ही समझाया था, जो राज्यों के कार्यों में अड़चन डाले उसे सभी को क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, उसके नकारात्मक पहलू कहेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे, कल ही बताया था कि रोज जो राज्यों के कामों में अड़चन डाले उसे क्या कहेंगे, नकारात्मक कहेंगे, और जो राज्यों के कामों में अड़चन न डाले उसे क्या कहेंगे, सकारात्मक कहेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा। तो कुछ अगर पूछे फंडामेंटल कौन से राज्य के विरुद्ध है कौन नहीं है, तो आर्टिकल 15 और 16। इसके अलावा बच्चे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले क्या न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो मैंने कल ही बता दिया था आप लोग को ना, यह न्यायालय में परिवर्तनीय है ना बच्चे, न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो आपसे पूछ ले जाए तो ये न्यायालय में क्या बेटा, परिवर्तनीय है। और जिसके लेकर मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32 के तहत आप कैसे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं बच्चे, हाई कोर्ट जा सकते हैं। बोलो भाई, ये दोनों बात पे चर्चा किया गया था, यहाँ तक की बात क्लियर है, तो ध्यान देना। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए। और हमने सारी विशेषता इसका कल ही बता दिया था बच्चे। तो आज हम लोग मुख्यतः एंटर करने वाले हैं किस पे, आपके आर्टिकलों पर चर्चा करने वाले हैं। अब एक एक आर्टिकलों को पढ़ेंगे, पर इसके पहले थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं कि थोड़ी जानकारी मैं और को दे दूं कि फंडामेंटल राइट्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं भाई, क्यों कि ध्यान देना कि सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड के जो राजा थे जॉन सम्राट, क्या नाम था, जॉन सम्राट, अपने सामंतों को उन्होंने कुछ अधिकार दिया था, अर्थात जनता को कुछ अधिकार दिया था। और वही अधिकार को हम लोग किस रूप में मानते हैं, मैग्ना कार्टा ग्रुप मानते हैं। तो ऐसे ही भारतीय संविधान के तहत हमको क्या मिला है, अधिकार मिला है। तो हमको जो अधिकार मिला तो इसीलिए हम लोग इसको भी क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं, राइट। तो याद रखेंगे, यहाँ तक पॉइंट नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आपको बताऊँ यहाँ पे एक स्टोरी और जान लीजिए बेटा आप लोग, फिर हम लोग आर्टिकल चर्चा करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहूँ तो 1215 में, 1215 में कौन था बच्चे, तो 1215 में कौन थे, इंग्लैंड के कौन थे बच्चे, 1215 में इंग्लैंड के सम्राट ने अपने सामंतों को कुछ अधिकार दिया था, जिसे
मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? तो मैग्ना कार्टा। तो आपसे अगर पूछा जाए तो 1215 में इंग्लैंड के सम्राट ने अपने सामंतों को कुछ अधिकार दिया, तो जिसे हमने क्या कहा बेटा? मैग्ना कार्टा कहा। यही चीज़ें अगर आपसे अगर आगे बात किया जाए बेटा, अगर आप लोग 1 मिनट बच्चे थोड़ा सा तो फ्लाइट मोड में हो गया है क्या यार? ध्यान देना। वहीं अगर दूसरी बात बोलो बच्चे, देखिए तो हमने आपको बताया 1215 में इंग्लैंड के सम्राट ने अपने सामंतों को क्या किया? अधिकार दिया। तो जिसे हम लोग किस नाम में जाना बच्चे? मैग्ना कार्टा कहा। उसी तरीके से फ्रांस ने क्या बेटा, हमारे पास कौन थे? फ्रांस ने भी क्या किया था? अधिकार दिया था। और जो फ्रांस ने अधिकार दिया था तो उसे हम लोग किस नाम से जानते थे? तो फ्रांस ने जो अपने जनता को अधिकार दिया था उसे हम लोग पब्लिक राइट्स बोलते थे। क्या बोलते थे? पब्लिक राइट्स। ध्यान देना। तो दूसरा पॉइंट यहाँ लिख सकते बेटा, फ्रांस ने अपने जनता को कुछ अधिकार दिया था, और जो कुछ अधिकार दिया था उसी को हम लोग क्या कहते थे? तो उसे हम लोग बोलते थे क्या? पब्लिक गेट राइट। तो उसे हम लोग बोलते थे पब्लिक गेट्स राइट। अब आपको बताओ, इसी पब्लिक गेट्स राइट से फ्रांस की क्रांति से अब ब्रिटेन, मैंने कल आपको बताया था, चर्चा दोनों को किया था, तो इसी फ्रांस और इसी ब्रिटेन के दोनों के से उन्होंने क्या किया था? अमेरिका ने प्राप्त किया था। क्या किया था बेटा? अमेरिका। तो अमेरिका ने जो फंडामेंटल राइट प्राप्त किया था उसे हम लोग क्या कहते थे? बिल ऑफ राइट्स। तो ध्यान देना, इन्होंने कब प्राप्त किया था बेटा? इन्होंने 1789 में। कब प्राप्त किया था बेटा? 1789 में। वहीं यूएसए ने, ध्यान देना, 1791 में बिल ऑफ राइट्स के तहत फंडामेंटल राइट्स दिया था। तो बिल ऑफ फंडामेंटल राइट्स के तहत दिया था, तो उसी से ध्यान देना। तो यहाँ बिल ऑफ राइट्स को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्ना कार्टा कहेंगे। अब ध्यान देना, मैग्ना कार्टा का नाम कैसे पड़ गया? यहाँ पब्लिक गेट्स राइट भी मैग्ना कार्टा हो सकता है, यहाँ बिल ऑफ राइट्स मैग्ना कार्टा हो सकता है। और वैसे ही बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारा जो भारतीय संविधान है, क्या है? भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान ने क्या किया बेटा? भाग 3 के आधार पे आर्टिकल 12 से 35 के बीच में अपने जनता को क्या किया? अधिकार दिया। इन्होंने क्या किया? भारतीय संविधान ने भाग 3 के माध्यम से आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जनता को क्या दिया बेटा? जनता को अधिकार दिया। अब ये जनता को जो अधिकार दिया, तो जनता को जो अधिकार मिला था उसे किस नाम से जानते थे? मैग्ना कार्टा के नाम से जानते थे। जनता किस नाम जानते थे? मैग्ना कार्टा के नाम से। इसी तरीके से जब भारतीय संविधान में भाग 3 के तहत आर्टिकल 12 से 35 में तो जनता को अधिकार मिला, तो हमने इसे भी क्या कर दिया? मैग्ना कार्टा को उपाधि दे दिया। तो आपको समझ आया मैग्ना कार्टा को उपाधि क्यों दिया गया? क्योंकि इससे जनता को क्या मिला था? अधिकार मिला था। अब ये अधिकार सबसे पहली बार कहाँ मिला था? ब्रिटेन में मिला था। फिर कहाँ देखने को मिलता है हमको? फ्रांस में। और फिर वही चीज़ें कहाँ मिलता है? अमेरिका में। और अमेरिका से फिर कहाँ जाता है? हमारे भारत में। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं बेटा? भारतीय संविधान के भाग 12 आर्टिकल 12 से लेकर इसे फंडामेंटल राइट्स को हम लोग किस नाम जानते हैं? मैग्ना कार्टा। तो आपसे पूछ लिया जाए मैग्ना कार्टा क्या है वास्तव में, तो मैग्ना कार्टा एक प्रकार से जनता को दिया गया क्या है बच्चे? अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर बताइए। आप ये कहानी को दूसरे कहानी से कनेक्ट कर पा रहे हैं ना? ये कैसे आ रहा है? तो 1215 में इंग्लैंड के सम्राट ने पहले अपने सामंतों को अधिकार दिया, तो उसे हमने क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। फिर फ्रांस में क्या हुआ था? लुई 16वां था। लुई 16वां बहुत ही जान लीजिए आतंक मचा दिया था, तो वहाँ की जनता ने क्या किया? तो उसे मार दिया था। और उसके बाद इसको कुछ अधिकार वहाँ पे, फिर वहाँ की जो नई सरकार बनी तो उन्होंने क्या किया? जनता को अपने अधिकार दिया, जिसे हमने क्या कहा? पब्लिक गेट्स राइट्स कहा। अब इन्हीं सभी से, इन दोनों से ही अमेरिका ने 1991 में क्या किया? प्राप्त किया अपने के यहाँ, तो उसे हमने क्या कहा? बिल ऑफ राइट्स कहा। अब इसी बिल ऑफ राइट्स से इंडिया ने क्या किया? मैग्ना
मौलिक अधिकार को प्राप्त किया। तो हमने इसलिए बेटा इसको भी मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन और बन जाता है बेटा कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये किस प्रकार के अधिकार की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक? तो ध्यान देना, अगर आपसे बात किया जाए तो सामाजिक और आर्थिक का बात कौन करेगा? डीपीएसपी करेगा। और ये मुख्यतः किसकी बात करता है? तो राजनीतिक अधिकार, जैसे वोट देने के अधिकार, आपके समाज में रहने के अधिकार, मतलब ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो एक तरीके से राजनीतिक अधिकार को ज्यादा बढ़ावा देता है ना। ये सारे पॉइंट क्लियर बच्चे? चलिए, अगर सारे पॉइंट क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ जाए। चलिए, तो अब हम लोग मुख्यतः अब इंटर कर जाएंगे, किस पे पढ़ेंगे बेटा? आर्टिकलों के बारे में पढ़ेंगे ना। तो इसमें कुल आर्टिकल कितना है बेटा? 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक है। तो 12 से 35 तक को हम लोग कितने भागों में बांट दिए थे? 6 वर्गों में, जिसमें से आर्टिकल 12 और 13 छूट गया था। और अगर आपको याद हो तो उसके बाद 31 छूट गया है, उसके बाद 33, 34, 35 छूटा हुआ है। समझ रहे हैं ना? तो इनको अलग पढ़ेंगे, अब बाकी सभी आर्टिकलों को क्या करेंगे? एक साथ पढ़ेंगे। अगर देखा जाए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, एक नेक्स्ट पेज ले लो। चलिए देखिए, जैसे अगर हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो आर्टिकल कुल कितना है बच्चे? 12 से 35 तक है। अब अगर 12 से 35 तक की बात करेंगे बच्चे हमारे पास, तो 12 से 35 के वाले में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो 12 से 35 में देखेंगे बच्चे, तो इसको हम लोग क्या किए हैं? इसको क्या किए हैं कि 3-4 वर्गों में बांट दिए। तो देखोगे, एक तो देखो बच्चा हमारे पास क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सामान्य। क्या बोलते हैं? सामान्य परिधि, सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग। तो सामान्य वर्ग में बेटा हमने किसको रखा है? तो सामान्य वर्ग में हमने 2 फंडामेंटल राइट्स को रखा है। कितने फंडामेंटल राइट्स को? 2। एक तो हमने आर्टिकल किसको रखा बच्चे? 12 को रखा है। अब एक आर्टिकल हमने किसको रखा है? 13 को। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, कौन सा आता है? मुख्य वर्ग। कौन आता है? जिसे हम लोग बोलते हैं मूल वर्ग। अगर मूल वर्ग की बात करेंगे बेटा, तो मूल वर्ग को ही हमने कहाँ से कहाँ तक माना है? 14 से लेकर 32 तक। अब इसी मूल वर्ग को हमने कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में। मूल वर्ग में कुल कितने भाग है बेटा? 6 भाग है। तो याद करिए, पहला क्या था? समानता का अधिकार था, याद है? समानता का अधिकार था। और समानता का अधिकार को हमने कितने से बांटा था? आर्टिकल 14 से लेकर कितना था? 18 था। इसके बाद दूसरी की अगर बात करेंगे हम लोग, तो दूसरा बात क्या था हमारे बच्चे? स्वतंत्रता का अधिकार था। क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार था। और जो स्वतंत्रता का अधिकार था हमने उसको कितने से बांटा था? 19 से लेकर 22 तक बांटा था। और इसको 14 से लेकर कितना तक बांटा था? 18 तक बांटा था। वहीं अगर तीसरी बात बताए, हमारे पास क्या था बच्चे? दूसरा था, तो देखो, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार था। तीसरा कौन सा बच्चे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार था उसको हमने कितना बांटा था? आर्टिकल 23 से लेकर कितना था बच्चे? 24 तक था। बोलो हाँ कि ना? फिर इसके बाद बच्चे हमारे अगर देखा जाए तो इसी में चौथा कौन सा था बच्चे? हमारे था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था बच्चे, उसे कितने आर्टिकल में बांटा था? आर्टिकल 25 से लेकर कहाँ तक बांटा था? 28 तक बांटा था। बोलो यही बात है। उसके बाद कौन था? 5वां था बेटा। उसके बाद क्या था हमारे पास? अगर 5वां की बात करेंगे तो हम उसे बोल सकते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। क्या था? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार को हमने कितने में बांटा था? तो आर्टिकल, ध्यान देना, 29 और क्या था बच्चे? 30 था। और उसके बाद लास्ट हमारा 6वां नंबर जो था, क्या था? संवैधानिक अधिकार था। संवैधानिक अधिकार। अब बताइए बच्चे, जो संवैधानिक अधिकार था, अगर आपसे मैं बात करूं तो ये क्या था? आर्टिकल 32 था। यही तो था। तो बताइए हमारे पास प्रावधान कितने हैं? 12 से लेकर 35 तक हैं। तो हम मानते हैं 14 से लेकर हमारा 32 तक तो आ गया, पर अभी इसमें 31 तो नहीं आया है। 31 बाद 33 नहीं आया है, 34 नहीं आया है, 35 नहीं आया, ये सब नहीं आया है ना। तो इनको ध्यान देना है। तो इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं बेटा अपवादित वर्ग। क्या बोलते हैं? अपवादित वर्ग। तो अपवादित वर्ग में कौन कौन से आते हैं बच्चे? तो आप लोग को पता है, आपको आर्टिकल जो आपका 31 है वो तो सस्पेंड हो चुका है। आर्टिकल 31 क्या है? सस्पेंड है। पर यही बेटा अपवादित वर्ग में आर्टिकल 31 का ए आता है,
आर्टिकल 31 का बी आता है, आर्टिकल 31 का क्या आता है बच्चे, सी आता है। और इसी में क्या आएगा बेटा आपका, आर्टिकल 33 आएगा, आर्टिकल क्या आएगा 34 आएगा। अब इसी में बच्चे ध्यान, आर्टिकल 34, अब इसी के तहत अगर बात करूं मैं तो आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359, तीन दोनों की चर्चा मैं कर चुका हूं आपको। आर्टिकल 358 359 की चर्चा मैं कर दिया हूं जब आपको मैं पढ़ा रहा था क्या कि आपात जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो कल मैंने बताया था 358 के आधार पर कैसे राष्ट्रपति फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करता है और 359 कैसे करता है। तो ये सभी सभी बेटा आर्टिकल हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। अब इसके अलावा बेटा क्या है, अब एक चौथा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियान्वयन। ध्यान देना, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रियान्वयन समवर्ग। और जिसमें हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 35 को। किसको पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 35 को। तो हम लोग मुख्यतः अगर फंडामेंटल राइट जब पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में जहन में क्या चलता है मालूम है क्या, यार देखिए आप लोग, अगर आपको देखें जहन में चलेगा तो आपके जहन में सिर्फ एक ही चल जाता है कि अगर हमने इसको पढ़ लिया, ये जो अधिकार है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, हम मूलतः फंडामेंटल राइट जब भी पढ़ते हैं तो इन्हीं की बात करते हैं। क्या, हम अगर समानता का अधिकार पढ़ लें, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लें, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लें, हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लें, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार पढ़ लें, संवैधानिक अधिकार पढ़ लें, तो हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पर इसके अलावा बच्चे अभी क्या है, आर्टिकल 12 है, आर्टिकल क्या है 13 है। इसके अलावा बच्चे क्या है, आर्टिकल 31 का ए है, 31 का बी है, 31 का सी है, आर्टिकल 33 है, 34 है, और इसके साथ साथ बेटा क्या है 35 है। हम इसे भी पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा क्लास क्या होगा, बड़ा चलेगा। हो सकता है 4 से 5 पार्ट में क्लास जाए, ठीक है। तो आज हम लोग पहले इस वर्ग को क्या करेंगे, समान वर्गों आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। फिर अगले फेसेट पे हम लोग क्या उठाएंगे, मूल वर्ग को एक एक करके पढ़ेंगे। जब इसको पढ़ लेंगे तो फिर इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक की बातें नोट कर लिए हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो सभी बच्चे हेडिंग बनाएंगे आर्टिकल 12। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। आइए बच्चे, अब हेडिंग बनाइए आर्टिकल 12। चलो बच्चे, आप लोग बताओ आर्टिकल 12 का अभिप्राय क्या होता है, आर्टिकल 12 का अभिप्राय क्या है। तो आपको बताऊं सीधे सीधे, आर्टिकल 12 की बात करोगे, इसमें क्या दिया है, राज्य की परिभाषा। क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा। अब मन में आ गया राज्य की परिभाषा तो है, पर राज्य की परिभाषा का अभिप्राय क्या होता है, राज्य की परिभाषा कहेंगे किसे। तो ध्यान देना बच्चे, यहाँ दिया क्या गया है, राज्य की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ स्टेट। क्या दिया बेटा, डिफिनेशन ऑफ स्टेट। तो राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा का अभिप्राय क्या होता है बेटा, तो आप जानते हैं सबसे पहली बात तो मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था, राज्य का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर कोई भी थोड़ी सी बात हम लोग कर लेंगे इधर से हिस्टोरिकल लाइफ में, अगर क्या ध्यान देना, राज्य का मतलब ही क्या होता है बच्चे, राज्य बोले तो स्टेट। तो राज्य का मतलब मैंने समझा था बेटा कि राज्य बनने के लिए कुल 4 तत्वों का होना आवश्यक है। कुल कितने आवश्यक तत्व चाहिए राज्य बनने के लिए बेटा, आवश्यक तत्व। तो राज्य के आवश्यक तत्व बनने के लिए कुल कितने चाहिए बेटा, 4। कितने चाहिए, 4। और वो 4 क्या क्या होते हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या होता है बच्चे, कि कोई भी राज्य तभी कहलाएगा जब उसके पास क्या होगा, एक निश्चित भूभाग होगा। क्या होगा बच्चे, निश्चित भूभाग होगा, जमीन होगी। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताया था, एक निश्चित उनकी क्या होगी बच्चे, जनसंख्या होगी, राइट। प्लस तीसरी बात बेटा वहाँ क्या होगी, सरकार होगी। क्या होगा बेटा, सरकार होगी। और सबसे चौथी बात बेटा क्या होगा, वो संप्रभुत्व हो। संप्रभुत्व का मतलब सॉर्वेंट हो, किसी भी निर्णय लेने के लिए क्या हो, फ्रीडम हो। समझ रहे हैं। तो अगर किसी भी राज्य के अंदर, किसी राज्य को तभी राज्य का दर्जा देंगे जब उसके अंदर क्या होता है, भूभाग हो, उसकी कुछ निश्चित जमीन हो। दूसरी बात उसकी क्या हो, जनसंख्या हो। तीसरी बात उसकी क्या हो, सरकार हो। और चौथी बात क्या हो उसकी, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि किसी भी डिसीजन लेने के लिए वो क्या हो, फ्रीडम फ्री हो।
किसी का उसके ऊपर बाह्य रूप से दबाव न हो। तो मैंने एक इसका बेहतर आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब जब भी कोई राज्य कहलाएगा तो उसके पास दो चीज आएंगे बेटा। एक तो बच्चे क्या आएगा, बाह्य मामला आएगा, एक क्या आएगा बच्चे, आंतरिक मामला। बोलो यही बात बताए थे। तो ये क्या आएगा बेटा, बाह्य मामला आएगा, दूसरा क्या आएगा, आंतरिक मामला। तो जब कोई भी राज्य बाह्य मामले के निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र हो और प्लस आंतरिक मामले के भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, तब उसी को हम लोग क्या कहेंगे, राज्य। अब इसके इंडिया क्या है अपना, तो इंडिया क्या बच्चे, राज्य है। हमारे इंडिया की एक निश्चित जमीन है, हमारे इंडिया की जनसंख्या है, हमारे यहाँ एक निश्चित सरकार है, और कहा जाए तो हम संप्रभुत्व भी हैं। हमको अपने देश के अंदर जो भी निर्णय लेना होगा, हमारे देश के अंदर जो भी कार्य करना होगा, हमको क्या किसी से पूछना पड़ेगा क्या, नहीं ना, हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, तो राज्य कहने के लिए इन टर्मिनोलॉजी का होना क्या है, जरूरी है। और राज्य कह किसे सकते हैं, आप देखो राज्य क्या कर रहा है बेटा, इधर ध्यान समझो, अभी लिखो नहीं। राज्य क्या, बाह्य मामला, आंतरिक मामले में निर्णय लेने की स्वतंत्र। अब निर्णय लेने का मतलब क्या होता है, मतलब अर्थात उसके अंदर विधि बनाने की पावर हो। तो सीधे सीधे कह सकते हो राज्य की परिभाषा का अभिप्राय ये है, वो सभी संस्थाएं देश के अंदर, वो सभी संस्थाएं जिसके अंदर विधि निर्माण करने की क्षमता होगी, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, राज्य कहलाएंगे। क्या मैंने कहा कि जो भी जिसके अंदर विधि निर्माण करने की क्षमता होगी, वो सभी संस्थाएं क्या कहलाएंगी, राज्य कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल समझिए, हमने क्या कहा बेटा, राज्य के अंदर वह सभी संस्था आएंगी जिनके अंदर विधि निर्माण की क्षमता होगी। हमने क्या समझा बेटा कि राज्य के अंदर वो सभी संस्थाएं आएगी जिनका विधि निर्माण की क्षमता होगी। अब अगर जैसे आपसे मैं कहूँ बहुत सरल भाषा में, तो जो बेटा हमारे पास है, अब जैसे विधि निर्माण कौन कौन कर सकता है, अब विधि निर्माण की बात करेंगे तो क्या संघ सरकार, क्या हमारे पास जो संघ सरकार है, वो संघ सरकार विधि बना सकती, नहीं बना सकती है। इसके अलावा जो संघ सरकार है बेटा, तो संघ सरकार के साथ साथ कौन आएगा, राज्य विधानमंडल भी तो आएगा। अब संघ सरकार का मतलब क्या होगा बेटा, अब संघ सरकार के अंदर तीन चीज आएंगे। अब क्या होगा, लोकसभा होगा बेटा, कौन होगा, राज्यसभा होगा, और प्लस क्या होगा बेटा, राष्ट्रपति होगा। बोलो बात सही नहीं सही है। तो केंद्र में अगर केंद्र में कोई भी विधियां बनाएगी, तो केंद्र में विधियां बनाने वाली संस्था कौन कौन सी है, लोकसभा, राज्यसभा को क्या है, राष्ट्रपति, जिसको हम लोग संसद कहते हैं। अगर संघ सरकार की बात करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म क्या बोल सकते हैं बेटा, संसद। और संसद की ही तो ये तीनों अंग है। तो ये सभी संसद क्या विधि बनाती नहीं बनाती है, तो अगर संसद विधि बना रही तो संसद क्या है, राज्य है। दूसरी बात, अगर मैं सेकंड नंबर का हूं बेटा, तो जो राज्य विधानमंडल है बेटा, राज्य विधान मंडल। अब राज्य विधानमंडल किसे कहते हैं, जैसे ही केंद्र में संसद होता है, वैसे ही राज्यों में क्या होता है बेटा, विधान मंडल होता है। जैसे ही राज्यों में केंद्र में संसद होती है, वैसे राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल। अब यहाँ भी बेटा कितने सदन बनेंगे, इसके भी तीन बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, तीन बन जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे, एक तो बेटा क्या होगा, विधान सभा होगा, दूसरा क्या होगा, विधान परिषद होगा, और चौथा क्या, तीसरा चीज क्या होगा बेटा, राज्यपाल होगा। यहाँ क्या होगा बेटा, राज्यपाल होगा। इन्हीं तीनों को मिला के क्या बनता है, राज्य विधानमंडल बनता है। तो देखो विधानसभा हर राज्यों में होगा अनिवार्य है, विधानसभा हर राज्यों में होगा अनिवार्य है, पर विधान परिषद हर राज्यों में हो यह अनिवार्य नहीं है। और इसीलिए भारत में देखेंगे तो विधान परिषद मात्र कितने स्टेट में, 6 स्टेट में है बेटा। तो देखेंगे मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो बताओ राज्य विधानमंडल जो है, ये भी तो विधि का निर्माण कर सकती है, नहीं कर सकती है, बोलो हाँ ना। तो राज्य विधानमंडल भी क्या है, राज्य सरकार है, राज्य है। संघ सरकार भी क्या है, संसद भी क्या है, राज्य की परिभाषा के अंदर आएगा। अगर मैं इसके अलावा बेटा आपसे कहूं, तीसरी बात, स्थानीय सरकार बेटा। अब स्थानीय सरकार जैसे बेटा नगर पालिका,
तो भैया नगर पालिका जिला के अंदर अपने जो सुरक्षा सफाई के लेकर विधि बनाती ही नहीं बनाती है। तो स्थानीय निकाय में जैसे बेटा आप लोग किसको सकते हैं, अब स्थानीय निकाय में कौन कौन से आएंगे, तो स्थानीय निकाय में जानते हैं पंचायत आएगा, ग्रामीण क्षेत्र आएगा, नगर पालिका आएगा, क्या आएगा बेटा, जिला बोर्ड आएगा। तो अगर मैं कहूँ स्थानीय निकाय में कौन कौन से रख सकते हैं बेटा, आप कह सकते हो बेटा क्या आएगा, पंचायत, जैसे गांव है तो गांव अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए विधि बना सकती है, नहीं बना सकती है, तेरा पंचायत भी क्या है, राज्य है। इसके अलावा बेटा अगर आपसे कहूँ मैं नगर पालिका, बताओ नगर पालिका भी क्या कर सकती है, अपने नगरों के उत्थान के लिए विधि बना सकती है, नहीं बना सकती है, तो ये भी क्या आएगा, राज्य के अंदर आएगा। इसके अलावा जिला के विकास के लिए बेटा क्या बनाएगा, जिला बोर्ड, तो जिला बोर्ड भी क्या बेटा है, राज्य की परिभाषा के अंदर आएगा। समझ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो संसद, राज्य विधानमंडल बेटा, स्थानीय सरकार, ये सभी किसके अंदर आएंगे, राज्य की परिभाषा के अंदर आएंगे। और इसके अलावा बेटा अगर आपसे मैं कहूं, इसके अलावा आप लिख सकते हैं चौथा वाला पॉइंट, अन्य प्राधिकरण। अन्य प्राधिकरण का मतलब क्या होगा बच्चे, जैसे कोई ऐसी संस्थाएं जो सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, जैसे एनजीओ कोई चला रही है तो भी तो विधि बना सकती है। कोई एनजीओ है, कोई संस्था है जो सरकार के साथ मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रही है तो भी तो विधि निर्माण कर सकती है ना। तो जब कोई संस्था होगी, एनजीओ होगी, अगर वो भी विधि निर्माण कर रही है तो भी राज्य की परिभाषा के अंदर क्या करेगा, आएगा। तो समझ रहे हैं। तो अन्य प्राधिकरण की बात करेंगे बेटा, तो अन्य प्राधिकरण में जैसे आपके मैंने कहा ना, जो भी कानून बना सकते हैं। तो अन्य प्राधिकरण में जैसे कोई एनजीओ हो गया, कोई संस्था हो गई, जैसे मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर है पर वो तालमेल किसके साथ मिला के काम कर रही है, राज्य सरकार के साथ कर रही है, राज्य पोषित संस्था है। तो राज्य पोषित संस्था है तो भी विधि बना सकती, नहीं बना सकती अपने के यहाँ। तो जो भी ध्यान देना, अन्य प्राधिकरण मतलब आएगा, जैसे एनजीओ मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा, एनजीओ। हमने कहा कि ऐसे सभी संस्थाएं जिनके अंदर विधि निर्माण करने की क्षमता होगी वो सभी की सभी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत क्या करेंगे, आएंगे। और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, जैसे आपसे अब मैं इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछूं तो क्या लोकसभा विधि बना सकती है, राज्यसभा विधि बना सकती है, और राष्ट्रपति। तो तीनों को मिलाकर हमने एक शब्द में लिख दिया क्या, संसद, या इसी को हमने क्या बोल दिया, संघ सरकार। तो संघ सरकार एक प्रकार की कैसी क्या है, राज्य की परिभाषा के अंदर आएगी। विधानसभा, विधान परिषद और क्या है, राज्यपाल, ये तीनों को मिलाकर हमने क्या बोल दिया, राज्य विधान मंडल बोल दिया। तो ये भी क्या आएगा, राज्य की परिभाषा के अंदर आएगा। हमने पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड तीनों मिला के क्या बोल दिया बेटा, स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार भी क्या आएगा, राज्य के अंदर आएगा। इसके अलावा अन्य प्राधिकरण जो अलग से संस्थाएं चल रही हैं तो भी इसके अंदर आएंगी। तो ये ध्यान देना, ये है बेटा आपके आर्टिकल 12 का विवरण। तो आपसे पूछा जाए आर्टिकल 12 के विवरण में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पर यही पूछा जाएगा बेटा, आर्टिकल 12 का परिभाषा क्या दिया गया आर्टिकल 12 में। तो आर्टिकल 12 में क्या दिया है, राज्य की परिभाषा। समझ रहे हैं कि राज्य का अभिप्राय क्या होता है। तो राज्य का अभिप्राय आप समझ पाए हैं। तो राज्य का अभिप्राय होता है कि जो विधि निर्माण करने की उसके अंदर क्षमता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। और राज्य का वास्तविक मतलब क्या होता है, तो राज्य का वास्तविक मतलब होता है कि राज्य किसी को तभी बुला सकते हैं जब जिसके अंदर एक क्या हो, निश्चित भूभाग हो, जिसके अंदर क्या हो, एक निश्चित जनसंख्या हो, जिसकी एक क्या हो, सरकार हो, और जो कैसा हो, संप्रभुत हो। अगर ये चारों टर्मिनोलॉजी लागू है तो हम उसे क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। अगर ये चारों टर्मिनोलॉजी नहीं लागू है तो उसे हम राज्य नहीं कहेंगे। जैसे जरा सा एग्जांपल ले लीजिए बच्चे, यूपी, क्या यूपी को हम राज्य कह सकते हैं, जरा देखो, सोचो जरा सा, देखो जरा सा, यूपी का भूभाग अगर कहेंगे बेटा तो यूपी का भूभाग है, चलो मानते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की क्या क्षेत्रफल है। दूसरी बात कहेंगे तो हमारी यूपी में क्या है बेटा, है जनसंख्या भी है, बात सही है। हमारी यूपी में क्या है बेटा, सरकार भी है, चलो ये भी सही है। क्या हमारा यूपी संप्रभुत है, नहीं है। कहाँ संप्रभुत है, अब बताइए, यूपी को कोई भी डिसीजन लेना होगा तो अपने सिर्फ यूपी टेरिटरी के अंदर ही तो ले सकती है। बताइए, अगर यूपी से एमपी में भी कोई काम करना होगा तो एमपी सरकार से पूछना पड़ेगा, नहीं पूछना पड़ेगा। अगर यूपी को कोई भी काम करना पड़ेगा तो यूपी को कोई भी काम करना पड़ेगा बेटा, तो आप बताओ ना, इसे क्या करना पड़ेगा, एमपी में जाना पड़ेगा तो एमपी सरकार से पूछना पड़ेगा, केंद्र से पूछना पड़ेगा। बाहरी कोई समझौता करना होगा तो यूपी सरकार कर पाएगी क्या। तीन टर्मिनोलॉजी तो उसके अंदर है, भूभाग, जनसंख्या, सरकार तो है। क्या संप्रभुत है यूपी, नहीं। तो यूपी क्या है, राज्य नहीं है। यूपी क्या है, ये प्रांत है। हम लोग प्यार से राज्य बोल देते हैं, तो गलती से यूपी को राज्य मत करना। इंडिया के बारे में सोचो, इंडिया क्या है, राज्य है। क्यों राज्य है, इंडिया की जनसंख्या है, भूभाग है, इसकी क्या है, जनसंख्या है, इसकी सरकार है। अब इंडिया बताओ डिसीजन लेना हो जाए, बाहर जाए अंदर, किसे पूछने वाला है,
खुद अपने आप में सर्वे सर्वा है। चीन को ले लो, यूएसए को ले लो, ये सब क्या है? राज्य है। तो वास्तव में जिसको आप देश बुलाते हो वो क्या है? राज्य है। गलतफहमियां दूर हो गई ना। अब यूपी, एमपी, बिहार को राज्य नहीं कहने का, ये क्या है? प्रांत है। सही तरीके से पढ़ोगे तो सही तरीके से सीखोगे। हाँ, गलत समझ रहे थे अभी तक हम। राज्य किसको समझते थे? यूपी एमपी को। अब बताइए, यूपी एमपी को राज्य करना उचित है? आप ही सोचिए जरा सर, यूपी एमपी को राज्य करना उचित है? भैया यूपी एमपी को राज्य कैसे कर सकते हो? राज्य करने के लिए चारों टर्मिनलों का होना अनिवार्य है। मतलब 3 टर्मिनोलॉजी इसके अंदर मिल रही है, पर चौथा कहाँ मिल रहा है? और जब चौथा मिल ही नहीं रहा तो राज्य कहाँ होगा? जबकि सबसे ज्यादा पावर तो यही लेके बैठा हुआ है। अब तो ये हम डिसीजन लेने के हमारे पास क्षमता नहीं, हम राज्य बना रहे हैं। तो राज्य कहने के लिए किसको? ये इंडिया इस तरह क्या स्टेट है, ठीक है ना। तो आप समझ गए बेटा आर्टिकल 12 का विवरण। तो आर्टिकल विवरण का मतलब क्या होता है कि जहां राज्य की परिभाषा दी हो, और राज्य की परिभाषा के अंदर जिनके अंदर विधि निर्माण करने की क्षमता होगी वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? राज्य कहलाएंगे। जैसे हमने बताया संघ सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार, अन्य प्राधिकरण। अन्य प्राधिकरण जिसे हमने क्या दे दिया? एनजीओ। चलिए अब आइएगा, अब डालेंगे हम लोग आर्टिकल 13 का विवरण। चलो भैया, चलो आइए आइए आर्टिकल 13 को समझते हैं। देखो ना, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि इसने आर्टिकल 13 में लिखा क्या क्या है ना बच्चे। आर्टिकल 13 इसमें बेटा ये लिखा है कि ध्यान देना, संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट से असंगत रखता हो। ये क्या लिखा गया है? फंडामेंटल राइट से असंगत रखता हो या संविधान से परे हो। तो क्या लिखा गया बच्चे? क्या लिख सकते हैं? संसद। इसमें सीधी सीधी लिख सकते हैं संसद या राज्य विधान मंडल। संसद या राज्य विधान। अब संसद ही विधि बनाती है केंद्र में, और राज्य में कौन बताएगा? राज्य विधानमंडल। इसमें समांगे राज्य विधानमंडल, क्या कर सकते हैं? मंडल एवं संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा किसी भी विधि का निर्माण नहीं कर सकती है जो, भाई बात क्या कर रहे हैं भाई, जो फंडामेंटल राइट से असंगत हो। अब ये देखो, हमारे जो संविधान निर्माताओं ने टर्मिनोलॉजी लिखा है मैंने उसको बताया भाई। आर्टिकल 13 का मतलब क्या लिखा है कि संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा किसी भी विधि का निर्माण नहीं कर सकती है जो फंडामेंटल राइट से क्या बेटा? असंगत हो या संविधान से क्या हो? परे हो। परे होने मतलब होता है कि उसे विरोध करना। तो समझिएगा, तो आप आर्टिकल 13 में कुल मिला के सीधी सीधी बात बताया गया है कि आप ऐसी कोई विधियों का निर्माण नहीं कर सकते हैं जिससे आर्टिकल मतलब फंडामेंटल राइट्स का मतलब 3 का क्या हो? उल्लंघन हो। मतलब ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स को क्या दिया गया बेटा? यहाँ पे महत्व दिया गया है। आप ऐसे कोई विधि का निर्माण नहीं करेंगे। अब इसके अंदर जब आप पढ़ेंगे बेटा तो इसके आर्टिकल 13 के कुल कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। कितने खंड हैं इसके? 4। ऐसे ही डिजाइन मेरी तरह आप भी बना लीजिएगा ना। तो कौन कौन से बच्चे हैं? आर्टिकल 13 का एक है, आर्टिकल 13 का क्या है बच्चे? 2 है, आर्टिकल 13 का क्या है बच्चे? 3 है, और आर्टिकल 13 का क्या है बच्चे? 4 है। अब इसे ध्यान देना है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में से क्या किया गया था बेटा? जोड़ा गया था। जोड़ा गया, तो बात समझे। तो ध्यान देना, इसके अंदर कुल कितने सब क्लास हैं? 4 है। कौन कौन से? आर्टिकल 13 का 1 है, इसके अंदर आर्टिकल 13 का क्या है? 2 है, आर्टिकल 13 का 3 है, और आर्टिकल 13 का 4। तो आर्टिकल 13 का 4 मूल संविधान में नहीं था, इसे क्या किया गया? 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से क्या किया गया? जोड़ा गया। अब हमको ये समझ में आ जाए कि किसमें क्या क्या दिया गया बेटा, किसमें क्या क्या दिया गया है। तो आप ध्यान देना है
अगर मैं आपको आर्टिकल 13 के विवरण को बताने की कोशिश करूं तो इसमें क्या दिया गया बच्चे, इसमें ये कहा गया है ना, कहा गया है कि संविधान निर्माण के पहले की विधियों से संरक्षण है। क्या बेटा, संविधान निर्माण, जो संविधान निर्माण हुआ है, संविधान निर्माण के पहले से, संविधान निर्माण के पहले के विधियों से संरक्षण है। अब इसका मतलब क्या हुआ, संविधान निर्माण के पहले की विधियों से संरक्षण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय संविधान निर्माण के पहले की विधियों से संरक्षण, जब संविधान हमारा निर्माण नहीं हुआ था तो उसके पहले ऐसी कुछ विधियां थी जो पहले से, जैसे भाई ऐसा तो है नहीं ना कि जब संविधान बना तभी सभी सारी विधियां जन्म ली, कुछ विधियां तो पहले से भी थी, कानून जो पहले से थे, जो चले आ रहे थे परंपरागत। तो जो विधियां पहले से परंपरागत चली आ रही थी और जब हमारा फंडामेंटल राइट्स बना तो जाहिर सी बात है कुछ विधियां ऐसी भी होंगी ना कि जो वर्तमान विधि जो बनी थी, जब संविधान हमारा बना, फंडामेंटल हमारा राइट जब बना, तो वो विधियां पुरानी विधियों से तर्क संगत नहीं रखती होंगी। भाई जिस समय संविधान हमारा नहीं बना था, जिस समय हमारा संविधान नहीं बना था तो उसके पहले कुछ न कुछ विधियां थी नहीं थी, कुछ न कुछ विधियां थी। तो जो संविधान नहीं बना तो उसके पहले जो विधियां थी, तो विधियां क्या, जब संविधान बना फंडामेंटल राइट्स भी बना, तो क्या सारी विधियां हमने बिल ऑफ राइट्स कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया? तो क्या जो हमारे यहाँ की विधियां पहले की थी और जो हमने फंडामेंटल राइट्स में विधियां लाया, तो सभी की सभी तालमेल कर रही होंगी क्या? कुछ न कुछ विरोधाभास जता रही होंगी। तो जो विरोधाभास जता रही हैं विधियां, उन्हीं को क्या करना बेटा, संविधान निर्माण के पहले से विधियों का संरक्षण, मतलब जो विधियां पहले से बन के आई हुई हैं, अब अगर संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स में प्रावधान है, अगर उनसे असंगत रख रही हैं तो उन्हीं को क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। इसमें दो सिद्धांत आता है, एक तो कौन सा सिद्धांत आएगा बच्चे, तो एक यहीं पर आता है ग्रहण का सिद्धांत, अब एक आता है आच्छादन का सिद्धांत। इसके अंदर कौन कौन सिद्धांत आएंगे बेटा, एक आएगा ग्रहण का सिद्धांत, क्या आएगा बच्चे, और दूसरा आता है आच्छादन का सिद्धांत। अब ये होता क्या बच्चे, समझो जरा सा। जैसे मान लो कि कोई पूर्व की विधियां हैं, एक ऐसी विधियां बेटा पूर्व की विधियां हैं, तब पूर्व की विधियों से संरक्षण का मतलब क्या हुआ, जैसे समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई विधि है, ये पूरा विधि है बेटा ना, बेटा ये पूरी विधि है, तो मान लेते हैं इस विधि के हमने दो पार्ट कर दिए, ये पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, बी पार्ट हो गया। तो जब हमने नई विधियां लाया, हम ये पहली विधि थी और हमने जब विधि लाया, तो जो विधि हमने फंडामेंटल राइट्स में वर्तमान में लागू किया, तो हमने देखा यहां से यहां तक की जो पहली विधियां थी, पूर्व की विधियां थी, और जो हमने आज विधि अप्लाई किया, तो ये यहां से यहां तक क्या रख रही थी बेटा, संगत रख रही थी, इनके साथ तालमेल मिला रही थी। मतलब जैसा पहले का प्रावधान था वैसे ही आज का प्रावधान था, पर इतनी विधियां तर्क संगत नहीं रख रही थी। तो इतने को हम लोग क्या करें, ढक दें, मतलब इतने को क्या कर दे, कवर कर दे, क्योंकि ये हमारे इतने काम की चीजें नहीं है। क्योंकि ये विधियां, अगर ये विधियां इतनी खुली रहेंगी तो जो वर्तमान विधियां हमने फंडामेंटल राइट में डाला है उसका क्या जताएंगे ये लोग, विरोध। और कोई भी ऐसी विधि नहीं होनी चाहिए जो विरोध जताए। तो समझ रहे हैं, यहां से यहां तक विधि हमारे तर्क संगत में थी, तो हमने कहा कि इतना जिंदा रहेगा, इतना काम का नहीं है, तो इसे क्या करना है, बाहर निकलना है। देसी भाषा में बताएं तो आच्छादन का मतलब समझते हो, आटा चाले हो, चोकर। तो ऐसी ही हमारी जो विधियां बनी है, तो उसको क्या करें, चलनी लेके चाल लो, चलनी होता ना, चलनी बोलते ना जिसमें आटा चालते हैं, तो चलनी लेके उसे क्या करो, चाल लो। तो जो चोकर निकला वो क्या था, विरोध वाला था, तो उसे उठा के क्या करो, बाहर फेंक दो। और जो नीचे वाला आटा वाला था वो अच्छा था, तो उसे हमने अपने संविधान में क्या किया, रख लिया। तो समझ रहे हो, तो आच्छादन मतलब कुछ नहीं, मतलब जो चोकर है वो क्या है, खराब है, उसे क्या कर दो, बाहर कर दो। और जो आटा है वो सही है, उसे क्या करो, रख लो। तो मतलब आटा वाला क्या रखा, तर्क संगत रखा, और चोकर वाला क्या किया, विरोध किया। तो विरोध को हमने क्या किया, बाहर कर दिया। तो इसी को बोलते हैं क्या, संविधान के निर्माण के पहले की विधियों से संरक्षण, कि जो संविधान की विधियां पहले बन चुकी थी, अगर वो विरोध जता रही हैं तो उनको कैसे उसमें से समाप्त करेंगे। तो इसी को बोलते हैं आर्टिकल 13 में ये बयान। तो बोलो ये पॉइंट समझ में आ गया नहीं है क्या, ये समझ में आ गया ना, कि कोई विधियां पहले जो बनी हुई हैं, अगर वो विरोधाभास जता रही हैं तो उनको उतना क्या कर देना बेटा है, समाप्त कर देना है। क्या कर देना है, समाप्त कर देना है।
ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, अब ये क्या था, ये पहली विधियां थी। अब ये किसकी बात करेंगे बेटा, संविधान निर्माण के बाद के संरक्षण। ये क्या है बेटा, संविधान के निर्माण के निर्माण निर्माण के बाद का संरक्षण। अब देखो बेटा, इसमें आच्छादन सिद्धांत, ग्रहण सिद्धांत है, या तो उतना ढक लो या तो उतना क्या करो, बाहर निकाल दो। तो ये क्या था, आच्छादन सिद्धांत। दूसरा क्या है, संविधान के निर्माण के बाद का संरक्षण। जैसे मान लो हमारा संविधान बन गया, फंडामेंटल राइट्स भी आ गया, राइट, अब सब कुछ आ गया, तो क्या फंडामेंटल राइट्स में बाद में कोई विधियां नहीं जोड़ी जाएंगी, क्या जोड़ी जाएंगी, या कोई विधियां हम लोग लागू करेंगे, और वो विधियां जो लागू कर रहे हैं अगर वो उससे तर्क संगत है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। अब इसके अंदर कौन सा सिद्धांत आता है बेटा, इसके अंदर आता है पृथक्करण का सिद्धांत। क्या आता है, क्या आता है, पृथक्करण का सिद्धांत। अब पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है बेटा, पृथक्करण मतलब बिल्कुल ही क्या कर देना, अलग कर देना। इसमें क्या हो रहा था बेटा, अगर मान लो ये विधि थी तो इसमें अगर इतना ये तर्क संगत था तो हम इस चीज को क्या करते थे, ढक देते थे। इसे क्या किया हमने, ढक दिया। और ढक क्यों दिया, इसलिए ढक दिया कि अगर इन फ्यूचर अगर वैसी प्रवृत्ति फिर जन्म ले लेगी तो ढक्कन को हटा देंगे, जो विधि फिर से क्या हो जाए, जन्म ले ले। समझ रहे नहीं समझ रहे, यहाँ क्या करते थे, कवरिंग कर देते थे कि अगर जब जरूरत पड़ेगी तो जैसे इसका कवर हटाएंगे फिर से क्या होगा, ये नियम क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। पर यहाँ पृथक्करण सिद्धांत में क्या है, अगर मान लो बेटा यहाँ से यहाँ तक का, इसको भी ये पार्ट है बेटा, क्या है, बी पार्ट है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते समझाते हैं। जैसे पहले एक विधि आई थी कि क्या हुआ, अगर मान लीजिए हमने कहा कि अगर कोई रेप एंड केस के मामले में पकड़े जा रहा है, रेप एंड केस के मामले में अगर कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध पकड़ा जा रहा है, समझ रहे हैं, तो रेप एंड केस के मामले में क्या करेंगे, हम उस व्यक्ति के दोनों पैर को काट लेंगे और दोनों आंखों को क्या करेंगे, फोड़ के चौराहे पे छोड़ देंगे। हमने एक विधि बना दिया, विधि बना दिया हमने। अब ये विधि बना दिया था कब, पर विधि तो बना दिया हमने, पर ये विधि जब फंडामेंटल राइट्स आया, जब फंडामेंटल राइट्स, हमने फंडामेंटल राइट्स में ये सारी विधियां नहीं थी, हमने ये विधियां बाद में लाए। पर हमको लगा कि ये विधियों में 2 पैर काट ले रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है, बस 2 आंखें फोड़ दे, एक पैर काट ले, एक आंख फोड़ दें। समझे मेरी बात को, तो हमने क्या किया, इस विधि में से एक आंख फोड़ दिया, अब ये क्या किया, पैर काट लिया, जिससे आदमी सर्वाइव भी कर पाए और उसे जीवन भर क्या रहे, इस बात का मलाल भी रहे, कष्ट भी रहे। तो हमने क्या किया, इतने हिस्से को हमने कहा कि ये यहाँ से यहाँ तक का इसका जो प्रावधान है, इसको अगर ये ज्यादा कठोर हो गया है तो इसमें से कुछ हिस्सा क्या करते हैं, काट के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये नियम बहुत ही क्या है, जटिल है। इसमें क्या हुआ कि जैसे हमने ये नियम लाया कि दोनों पैर काट लिए जाएंगे और दोनों आंख फोड़ दिए जाएंगे, तो भाई लड़कों ने पूरी तरीके से क्या हो गया, भाई कंट्रोल हो गए, रेप एंड केस का मामला बहुत कम हो गया। पर इसमें क्या हुआ, एक दूसरा पक्ष जो लड़की पक्ष थी, अब उन्होंने क्या किया, इसका विरोध फायदा उठाना चालू कर दिया। उन्होंने क्या किया, अब इसका फायदा उठाना चालू कर दिया। उन्होंने कहा अब तो इतना कठोर ला गया, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, तो इन्होंने उल्टा अत्याचार किसके ऊपर करना चालू कर दिया, अब लड़कियों ने क्या किया, पुरुषों का रेप करना चालू कर दिया। ये भी तो हो सकता है। तो हमको लगा ये तो ये हमने लॉ बनाया लड़कियों को नियंत्रण करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, अब इससे तो पुरुष जाति ही खतरे में आ गया है, अब क्या करें। तो हमको लगा कि इसमें से कुछ विधियों को क्या करें, थोड़ा सा कम कर दें, तो जिससे क्या होगा, दोनों ही क्या रहेंगे, समानता में बने रहेंगे। तो ऐसे कंडीशनों में अगर मान लीजिए बेटा, पृथक्करण सिद्धांत क्या कहता है कि मान लीजिए जैसे ए से लेकर बी तक ये कानून है बेटा, ए से लेकर बी तक कानून है, 2 पार्ट हमने बांट दिया। तो मान लो ए से लेकर ये तक विधि सही है, और ये जो बी पार्ट है यही हमारा क्या कर रहा है, संविधान में उल्लंघन कर रहा है। अगर मान लीजिए 2 पार्ट है, ए और क्या है बच्चे, बी है, ए और क्या है, बी है, हमने इसके 2 हिस्से बना दिए, एक ही विधि के, एक ही लॉ के हमने 2 पार्ट बनाए। तो हमने समझा कि जो विधियां संविधान के निर्माण के बाद है, जो विधियां संविधान निर्माण के बाद है, ये इतनी इसके साथ क्या रख रही है बेटा, संगत रख रही है। अब इतना विधियां क्या हो रही है, संगत नहीं रख रही हैं, तो इतनी विधि को क्या करो, काट के संविधान से बाहर निकाल दो, ढको मत, इनको सीधा सीधा क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो। तो अगर यही संविधान के जितना हिस्सा संविधान बनने के बाद कोई विधियां विरोध कर रही है, उसका उतना हिस्सा काट के बाहर निकाल देते हो, तो समझ लेना वो कहाँ आ रहा है, आर्टिकल 2 के अंदर आ रहा है।
पर हाँ, इसमें एक बात है बेटा, अब इसको मान लो आपने काट के बाहर निकाल दिया ना, पर इसके निकालने से ए का कोई महत्व ही नहीं रह गया। मान लो ए और बी दोनों तार जुड़े हुए थे, हमने क्या किया, ए और बी में देखा ए वाला पार्ट जो था वो विधियों के साथ, संविधान फंडामेंटल राइट के साथ संगत रख रहा था, पर जो बी वाला पार्ट था वो संगत नहीं रख रहा था। तो हमने कहा कि बी वाले पार्ट को क्या करो, काट के बाहर निकाल दो, तो इससे जो और विधियां रहेंगी वो काम करेंगी। पर हमने जैसे बी को काट के बाहर निकाला तो ए वाला पार्ट मौन हो गया, मतलब इसका कोई काम ही नहीं रहेगा, मतलब इसके बिना जिंदा ही नहीं रह पाया। अब जैसे शरीर के अंदर से लीवर, किडनी और हार्ट दोनों जरूरत है बेटा, तो हम करें अगर एक किडनी बाहर निकल जाएगी तो आदमी सर्वाइव कर लेगा ना, एक किडनी तो जिंदा रह लेगा। पर अगर मैं आपसे शरीर के अंदर से कहूं कि हार्ट निकाल दो, तो ये जो इसके समान पार्ट है सही रहेंगे, पर हार्ट निकालने से पूरा शरीर ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसी तरीके से जब ये विधि था ए और क्या था, बी था, ए और क्या था, बी था, तो ए को हमने रखा, अब बी को हमने क्या किया, बाहर निकाला, और जैसे बी को निकाला तो पूरा ए का भी कोई मतलब नहीं रह गया। तो ऐसे कंडीशन में बेटा पूरी की पूरी विधि को ही समाप्त कर देंगे, उसे रखेंगे नहीं। बात समझे नहीं समझे? अगर मान लीजिए किसी कानून का हम छटैया कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं, और छटनी करने से उसका पूरा पूरा विधि ही समाप्त हो जा रहा है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं रह जा रहा है रहने का, तो ऐसे में संपूर्ण विधियों को समाप्त कर देंगे। पर अगर असंगत रखेगा तो हम विधि को रखेंगे नहीं। तो ये ध्यान देना, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, पृथक्करण का सिद्धांत। तो बोलो समझ पाए नहीं समझ पाए? पृथक्करण सिद्धांत का मतलब क्या है कि कोई भी विधियां हैं तो जितना वो काम की हैं उसे रखेंगे, और जितना काम की नहीं है उसे काट के क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अगर काट के बाहर निकालने पे संपूर्ण विधि के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो संपूर्ण विधि को ही क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। यही क्या है बेटा, संविधान के निर्माण के बाद का संरक्षण। बोलो बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए भैया? अब देखो बेटा, इसके अलावा बच्चे अब आर्टिकल तीसरे में क्या है बेटा, तो आर्टिकल तीसरे में ये है, कहा गया है संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, जो भी राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विधि, सब क्या होंगे, उसके अंदर ही आएंगे। जैसे बेटा इसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे आप पढ़ते हो नियम, क्या पढ़ते हो, नियम, विनियम, अधिनियम, तो जितने भी विनियम, विनियम, अधिनियम जो भी होंगे बेटा, सब किसके अंदर आएंगे, आर्टिकल 13 के 3 के तहत। आर्टिकल 13 के 3 के तहत, क्योंकि इसमें क्या बच्चे आप समझ सकते हैं कि अब बताइए, राज्य विधानमंडल कोई विधि बना सकता है, संसद कोई विधि बना सकता है, तो जो भी नियम विनियम विधियां बनती है सब किसमें है, आर्टिकल 13 के 3 में है बेटा। चौथी बात क्या बच्चे, आर्टिकल 13 का 4 जिसे जानते हो 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया। तो इसमें बातें क्या बेटा, ये कहता है आर्टिकल 368 का संशोधन जो भी होता है वह अपवाद माना जाता है, वो ध्यान देना है, इसके 13(4) से उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। नहीं समझे? क्योंकि आर्टिकल 368 क्या है, विशेष बहुमत से संशोधन होता है, और जो विशेष बहुमत संशोधन होता है तो अपने आप में एक विधि होती है। तो इसमें ये कहा गया आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन होता है तो वह क्या माना जाएगा, अपवाद माना जाएगा। किसका, आर्टिकल 13(4) के तहत, मतलब फंडामेंटल राइट्स में। मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 13(4) क्या हो गया, बड़ा हो गया, आर्टिकल 368 क्या हो गया, छोटा हो गया। किसके सापेक्ष में, फंडामेंटल राइट्स के सापेक्ष में। बाकी जगह 368 अपने आप में प्रभुत्व है। 368 कब होता है, विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है कि जब आधे से मतलब 2/3 बहुमत से और प्लस प्रत्येक राज्य 2/3 बहुमत से जब पास करेंगे तब जाकर विशेष बहुमत कहलाता है। मतलब अगर आपको मान के चलिए अगर 90 सीट है तो 2/3 मतलब कितना हो गया बेटा, 60। 2/3 मतलब कितना हो गया, 60, यही ना। अगर 90 है बेटा तो 90 का अगर 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। 30 दूनी कितना हो गया, 60। तो 60 कम से कम 90 में से 60 लोग बहुमत प्राप्त करें। और जितने राज्य हैं, अगर 28 राज्य है बेटा, कितने राज्य हैं, 28 राज्य थे, तो 28 भी 2/3 बहुमत से पास करें तो 7 तरीके गई, 7 चौक 28, कितने, कम से कम 2/3 मतलब कितना हो गया बेटा, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 16। मतलब 28 राज्यों में से 16 राज्य बहुमत दें, और प्लस अगर 90 सीट है तो 60 लोग बहुमत देंगे, तब वो विशेष बहुमत कहलाता है। और इसी विशेष बहुमत से जब किसी चीज को पारित करते हैं तो क्या कहलाता है, 368 कहलाता है। और 368 के तहत ही हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं। मतलब अगर संविधान में कोई संशोधन करना है तो कितने से करोगे, आर्टिकल 368 के तहत। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, आर्टिकल 368 के तहत जो भी संशोधन करोगे यह आर्टिकल 13 का 4 का क्या माना जाएगा, अपवाद माना जाएगा। अर्थात आर्टिकल 13 के 368 के तहत कोई भी संशोधन करोगे वो फंडामेंटल राइट से कोई उसका लेना देना नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं
आर्टिकल 368 का संशोधन, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन, क्या कहेंगे बेटा, आर्टिकल 368 का संविधान संशोधन होता है तो अपवाद माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा, अपवाद। अर्थात आप कह सकते हो इसको सरल भाषा में, आर्टिकल 13 का जो 4 है वो ग्रेटर देन है किससे, आर्टिकल 368 से। मतलब हर जगह 368 का प्रभुत्व है, पर फंडामेंटल राइट्स के मामले में आ रहे थे क्या हो जा रहा है, क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। तो बात समझिए, तो ये था आर्टिकल 13 का विवरण। अच्छा, आप लोग के पेपर में इतना डेप्थ नहीं आने वाला है, तो आप लोग को सिर्फ आपको क्या रखना है, आपको याद कर रखना चाहिए उसे इतना, संसद या राज्य विधानमंडल ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं कर सकती है जो फंडामेंटल राइट से क्या रखे, असंगत। आपका सिर्फ काम इतने से है, ठीक है। इसके कितने क्लास हैं, सब क्लास 4 है, 13 का 1, 13 का 2, 13 का 3 और 13 का 4। 13 का 1 में क्या है, संविधान के बनने के पहले विधियों का संरक्षण है। 13 के 2 में क्या है, संविधान के बनने के बाद के विधियों का संरक्षण है। 13 के 3 में क्या है, जो भी राज्य विधानमंडल है, जो भी संसद है, वो सभी नियम विनियम इन सभी का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 13 का 4 क्या कहता है कि भैया 368 का जो भी संशोधन होगा फंडामेंटल राइट के आधार पर क्या माना जाएगा, उसका विरोध माना जाएगा, अर्थात अपवाद माना जाएगा। तो आज हमने आर्टिकल 12 और क्या किया, आर्टिकल 13 का विवरण ले लिया है। कल हम लोग समानता के अधिकार को पढ़ेंगे, अर्थात 14, 15, 16, 17, 18 को कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।